अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। कल हमने हैलिडे रेज़निक एंड वाकर की फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स की न्यूमेरिकल शुरू किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। आज हम चैप्टर 1 के बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इसमें हमें नंबर ऑफ माइक्रो सेकेंड्स इन ए फोर्टनाइट फाइंड करने हैं। फोर्टनाइट इज ए इंग्लिश फ्रेज विच इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ 14 नाइट्स मीन 2 वीक्स, तो फोर्टनाइट कहते हैं। तो इसके हमने नंबर ऑफ माइक्रो सेकेंड निकालने हैं। So we know that one fortnight is equal to 14 days. So इसके हमें नंबर ऑफ माइक्रो सेकेंड निकालने। वैसे अगर हम आवर्स निकालना चाहें तो हम रफली बता सकते हैं 14 into 24 आवर्स। अब अगर इसके सेकंड्स बनाना चाहें तो एक सेकंड में 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। Therefore we will multiply it by 24 into 60 into 60, then we get the number of seconds. Now number of microseconds के लिए क्या करेंगे? 1 second is equal to 10 raised to the power 6 microseconds. Therefore, 1 fortnight is equal to 14 into 24 into 60 into 60 into 10 raised to the power 6 microseconds. इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1209600 into 10 raised to the power 6 microseconds. So this can be written as in standard form 1.2096 into 10 raised to the power 6 microsecond, या it can be rounded off to 1.21 into 10 raised to the power। देखें सॉरी, यहाँ पर हमने यहाँ से जैसे पॉइंट इधर मूव करना है 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव किए तो 6 यहाँ पर प्लस करेंगे। जितने डिजिट हम मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ उतने डिजिट हम प्लस पावर प्लस करते हैं। तो 10 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12। सो आंसर विल बी 1.21 into 10 raised to the power 12 microseconds। Clear? So one fortnight composed of roughly 1.21 into 10 raised to the power 12 microseconds. Next क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Next is question is the fastest growing plant on record is that grows 3.7 meters in 14 days. What was its growth rate in micrometers per second? एक प्लांट है जो 14 दिनों में 14 डेज में 3.7 मीटर ग्रो किया। तो अगर हम इसका पर सेकेंड ग्रोथ रेट निकालना चाहें इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड तो क्या होगा? देखें हमारे पास जो रेट है गिवन
वो है 3.7 मीटर इन 14 days, यानी 3.7 over 14 meters per days। तो इसको अगर हम माइक्रो मीटर्स पर सेकंड करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो पहले हम इसके माइक्रोमीटर बनाएंगे मीटर के। तो ये क्या होगा 3.7 into 10⁻⁶, because 1 meter is equal to 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। तो यह आएगा माइक्रोमीटर। आगे क्या है, डेज हैं, इनको सेकंड बनाने हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो दिस विल बिकम सेकंड्स। इसको सिंपली आपने करना क्या है, कैलकुलेटर से एवेल्युएट करना है। यानी हमने 14 डेज के क्या किए थे, सेकंड बनाए, 14 into 24 into 60 into 60। इसको हमने कैलकुलेटर से एवेल्युएट करना है। तो आंसर हमारे पास आता है 3.05886 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। इसको राउंड ऑफ करें, 8 जो 5 से बड़ा ड्रॉप करेंगे 6 होगा, 6 को ड्रॉप हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3.1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। So this is the growth rate of that plant in micrometer per second, that is 3.1 micrometer per second. So that plant grew 3.1 micrometers per second. Next question है, for about 10 years after French Revolution, the French governments attempted to base measure of time on multiples of 10. 1 week consisted of 10 days, 1 day consisted of 10 hours, 1 hour consisted of 100 minutes, and 1 minute consisted of 100 seconds. So what are the ratios of A है the French decimal week to the standard week, कि आपके पास जो हमारा हफ्ता है एक 7 दिनों का, उसका फ्रेंच वीक के साथ क्या रिलेशन रेशो बनती है। सेकंड पार्ट है what is the ratio of the French decimal second to the standard second। सो ये हमारा क्वेश्चन में सॉल्व करना है। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो फ्रेंच वीक एक कोशिश की गई थी कि उसमें एक हफ्ते में 10 दिन थे, फिर एक दिन में 10 घंटे थे, हर घंटा 10 सेकंड 100 सेकंड का था, 100 मिनट का था और हर मिनट 100 सेकंड का था। तो उसका यानी जो फ्रेंच वीक था वो 10 दिन का था, लेकिन वो दिन जो था 1 डे जो था वो 10 आवर्स का था, नॉट 24 आवर्स, और 1 आवर जो था वो 100 मिनट का था। सिमिलरली 1 मिनट जो था काउंट किया गया वो 100 सेकंड का था। लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड वीक है वो 1 वीक कितने का होता है, स्टैंडर्ड वीक ये फ्रेंच है और ये स्टैंडर्ड। 1 वीक हमारे पास 7 दिन का होता है,
और एक दिन में हम 24 आवर्स लें, 24 आवर्स, एंड सिमिलरली 1 आवर 60 मिनट होता है और 1 मिनट 60 सेकंड, ये हमारे पास है। तो रेशो निकालनी है बिटवीन फ्रेंच वीक एंड स्टैंडर्ड वीक। फ्रेंच वीक कितने दिनों का था? 10 दिनों का था, और स्टैंडर्ड वीक कितने का? 7 दिनों का है। सो ए पार्ट आएगा रेशो बिटवीन फ्रेंच वीक एंड दी स्टैंडर्ड वीक इज इक्वल टू 10/7। इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 1.43। बी पार्ट है the ratio between French second and the standard seconds। अब जो स्टैंडर्ड सेकंड में एक दिन में कितने होते हैं सेकंड निकालना चाहे हम, तो 24 इंटू 60 इंटू 60 ये सेकंड होते हैं। लेकिन फ्रेंच अगर हम एक दिन में नंबर ऑफ सेकंड निकालना चाहें तो 10 दिन 10 घंटों का वीक था, और सो एक दिन था, और हर मिनट में हर घंटे में 100 मिनट थे, और फिर हर मिनट में 100 सेकंड थे, तो ये सेकंड आ रहे हैं। सो नाउ इट कम्स आउट टू बी 86400 डिवाइडेड बाय 1 लाख 0.1 मिलियन 100000 1 लाख 1 लाख। इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.864, एंड दिस इज द रेशियो बिटवीन फ्रेंच वीक एंड द स्टैंडर्ड वीक। क्लियर? So this is the how you can convert different units of time into each other. Question है, assuming that each centimeter cube of water's mass is 1 gram. To find mass of 1 cubic meter of water in kilogram. Second है, suppose it takes 10 hours to drain a container of 5700 meter cube. So find the mass flow rate in kilogram per meter cube. यानी एक सेकंड में कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब? किलोग्राम पर सेकंड, एक सेकंड में कितने किलोग्राम पानी? बेसिकली ये डेंसिटी गिवन है वाटर की, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी मैं लिखता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर जो गिवन है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसका मैस निकालनी है किलोग्राम में इन माइलीमीटर क्यूब। इन अदर वर्ड्स हमने डेंसिटी ऑफ वाटर इन किलोग्राम निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये 1 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो दिस विल बिकम 1 into 10 power -3 kilogram, because 1 gram is equal to 10 power -3 kilogram. Similarly, इसको हमने डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब बनाना है। 1 centimeter cube, 1 centimeter is equal to 10 is power -2 meter. So 1 centimeter cube will become 10 power -2 क्यूब हो जाएगा इधर भी मीटर, दोनों तरफ हमने क्या लिया? क्यूब लिया। So it will become 10 power -6. So we will write here 1 into 10 raised to the power -6 meter. So this will become, उसको ऊपर ले जाए तो बन जाएगा 1 into 10 raised to the power -3, ऊपर ले जाकर क्या हो जाएगा 10 power +6.
So 6 minus 3 is 3. So answer will be 1 into 10 raised to the power minus 3 kilogram per meter cube. So the mass of 1 meter cube of water will be equal to 10 raised to the power, 1 into 10 raised to the power 3 kilogram per meter cube. The density, or we can say that mass of the 1 cubic meter of water is equal to 1 into 10 to the power 3 kilogram or 1000 kilogram. and बी पार्ट है कि मैं करता हूं बी पार्ट। बी पार्ट है मैस फ्लो रेट इन किलोग्राम पर सेकंड निकालना है। तो अब बी में टाइम गिवन है हमें, टाइम इज 10 आवर्स और वॉल्यूम गिवन है, मीटर क्यूब में वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 5700 मीटर क्यूब। वी हैव टू फाइंड द मैस फ्लो रेट आर इन किलोग्राम पर सेकेंड। तो पहली बात यह है कि इसके किलो मैस हमने फाइंड करनी है, फ्लो रेट बात की बात है। तो मैस विल बी इक्वल टू, एक मीटर क्यूब का मैस गिवन है, तो 5700 मीटर क्यूब का मैस कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। So mass will be equal to 5700 into 10 raised to the power 3. This will be in kilograms, because 1 meter cube of water contains a mass of 10 to the power 3 kilograms. Therefore, the mass of this much water, 5700 meter cube, will be equal to 5700 into 10 to the power 3. So we have to find the flow rate in meter kilogram per second, that will be equal to mass in kilogram divided by time in second। टाइम किसमें है, ये घंटों में है, इसके सेकंड बनाने हैं। 10 hours into 1 hour equal to 3600 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई विद 30 सेकेंड। अब जो आंसर आएगा ये आएगा किलोग्राम पर सेकेंड। इसको कैलकुलेटर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 158.33 किलोग्राम पर सेकेंड, विच कैन बी राउंडेड अप टू 158 किलोग्राम पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर है बी पार्ट का। सो मैस फ्लो रेट कम्स आउट टू बी 158.33 kilogram per second, which can be rounded off to 158 kilogram per second. Next question है, Earth has a mass of 5.98 into 10 to the power 24 किलोग्राम। ये मैस है टोटल अर्थ का। क्या कहते हैं, एवरेज मैस ऑफ एटम्स दैट मेक अप अर्थ इज 40 यूनिट। ये एटॉमिक मैस यूनिट है 40 यूनिट। हाउ मेनी एटम आर देयर इन अर्थ, अर्थ में कितने एटम है रफली। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमारे पास अर्थ की मैस गिवन है और एक एटम की मैस अगर इतनी हो तो इस मैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। So this is the question we have to solve. हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं इसका। मैस ऑफ अर्थ हमें गिवन है एंड मैस ऑफ अर्थ इज in kilograms
5.98 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम, ये हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है। और 1 एटम की जो मैस गिवन है वो है 40 यूनिट। याद रखें ये एटॉमिक मैस यूनिट है, एंड 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज इक्वल टू, पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये हमारे पास एक एटॉमिक मैस यूनिट इसके बराबर होता है। कन्वर्जन इन एटॉमिक मैस यूनिट इनटू किलोग्राम। हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इसमें। ओके, सो जब 1 EMU इसके बराबर है, इसका मतलब ये है कि 40 EMU 40 यूनिट जो इसके बराबर होंगे वो बराबर होगा 40 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो दिस कम्स आउट टू बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 66.8 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये भी किलोग्राम में है और एटम की मैस भी किलोग्राम में आ गई है। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। So number of atoms will be equal to the mass of Earth. Mass of Earth is 5.98 into 10⁻⁴ kilogram divided by 66 किलोग्राम पर एटम है, तो जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा इंटू 60 और ये क्या है किलोग्राम पर एटम। इसको जब यूनिट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स में आ जाएगा। और ये कितना आता है ये हम सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेटर यूज करेंगे हम 5.98 इंटू 10⁻⁴ ओवर 66.8 इंटू 10⁻⁻27 comes out to be 8.95209 into 10⁻⁴ एटम्स। इसको हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। इसको राउंड ऑफ करें, 9 से बड़ा है तो ये ज्यादा हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा 9.0 approximately into 10⁻⁴ atoms. So there are 9.0 into 10⁻⁴ एटम्स। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, हमने 40 यूनिट्स का मैथ निकाल लिया और मैथ ऑफ अर्थ गिवन है 5.98 into 10⁻⁴। इसको हम डिवाइड कर देंगे 66.8 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये किसका मैथ है किलोग्राम पर एटम है, तो यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लिया। हमारे पास आंसर आया 8.95209 एटम्स। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स राउंड फिगर में होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। इट कम्स आउट टू बी, इसको 9 को ड्रॉप करें तो 9 हो जाएगा, 8 9 बन जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा 9.0 इंटू 10⁻⁴ atoms. So Earth contains roughly 9.0 into 10⁻⁴ number of atoms of the Earth. (23) है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन हैज ए mass of 7.87 grams.
क्वेश्चन है आयरन हैज ए मास ऑफ 7.87 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बेसिकली इसकी डेंसिटी है। तो एंड मास ऑफ आयरन एटम इज 1 आयरन एटम मास इज 9.27 into 10⁻26 किलोग्राम। ए पार्ट है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन आयरन एटम। आयरन के एक एटम का अगर हम क्लोजली पैक्ड सफियर दे रहे हैं एटम को, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन आयरन एटम। सेकंड इज व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द एडजेसेंट एटम्स। तो इसे हमें सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, जो डेंसिटी हमें गिवन है ऑफ आयरन वो कम्स आउट टू बी 7.87 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें डेंसिटी है। तो मास ऑफ एटम ये भी हमें गिवन है। ये कितनी है 9.27 into 10⁻⁻26 किलोग्राम। देखें आयरन के एटम्स की वही डेंसिटी होगी जो आयरन की ओवरऑल है। तो बेसिकली हम यहाँ पर डेंसिटी मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7.87 into 10⁻³ किलोग्राम ओवर, ये मीटर क्यूब बनाना है, इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा -6, बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस विल बिकम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है एक एटम का। वॉल्यूम देखें मीटर क्यूब में निकालना हो तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी ओवर डेंसिटी। मास कितना है हमारे पास? मास है 9.27 into 10⁻⁻26 किलोग्राम। ये क्या है? डेंसिटी क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या बन जाएगी? किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 7.87 into 10⁻⁻। देखें इसको सॉल्व कर लें, ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा 7.87 into 10⁻⁻, प्लस 6 हो जाएगा, तो +6 और -3 बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ भी सॉल्व कर दें, यहाँ का लिख लीजिएगा, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा? मीटर क्यूब में। क्लियर? हमने क्या किया है, हमने डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन थी, उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमने वॉल्यूम का फार्मूला इस्तेमाल किया, मास ओवर डेंसिटी। मास हमें गिवन है एटम की 9.27 10⁻26, और डेंसिटी तो वही ऊपर वाली होगी, आयरन की है वो। तो हम इस तरह वॉल्यूम ऑफ एन एटम हम निकाल सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर की वजह से सिंपली सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1.177890। ये आंसर आया था कैलकुलेटर से, मैंने कल सॉल्व किया था। तो 10⁻⁻29 हो जाएगा मीटर क्यूब। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1.18 इंटू, बिकॉज 7 5 से बड़ा है तो ये 7 8 बन जाएगा, -10⁻⁻29 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ एन iron atom comes out to be 1.18 into 10⁻⁻29 मीटर क्यूब। हाँ जी, क्लियर? बी पार्ट में हमने डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स निकालना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
एक्चुअली हमें ये दो आइटम ऐसे पैक, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, टेकन है सफियर। तो एक का रेडियस ये है, दूसरे का रेडियस ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द एडजेसेंट एटम विल बी 2r। क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द एडजेसेंट एटम्स विल बी 2r। क्लियर? अब हमने करना ये है कि हमने इसको r निकालना है। अगर हम r ले लें, रेडियस निकाल रहे हैं एटम का, तो 2r निकालना को मसला नहीं होगा। हमारे पास फार्मूला है फॉर दी वॉल्यूम ऑफ सफियर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम हम एटम का पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, और तो जहां से हम r निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम हमें गिवन है, वैल्यू पुट करें। वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है 1.18 इंटू 10⁻⁻29 इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू बाद पुट कर लेंगे r क्यूब। हमें निकालना है r, तो 4/3 पाई को इधर ले आए, हमारे पास बन जाएगा r क्यूब विल इक्वल टू 3/4 इंटू 1.4 बन जाएगा ना, 1.18 इंटू 10⁻⁻29 पाई जाकर डिवाइड हो जाएगा ओवर 5। सो दिस विल गिव यू द r क्यूब। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी r क्यूब इज इक्वल टू, सिंपल है, पाई की वैल्यू पुट करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 पे डिवाइड करें, तो आंसर हमारे पास आता है 2.818471 इंटू 10⁻³ क्लियर? ये किस में आएगा? ये मीटर क्यूब में आएगा, क्यूब है ना। अब हमने रेडियस निकालना है, रेडियस r क्यूब हमारे पास पता है, तो रेडियस निकालना कोई इशू नहीं होना चाहिए हमारे। तो इसका मतलब ये है कि r विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 2.818471 इंटू 10⁻⁻3। इसका क्यूब रूट निकालें तो ये आता है 1.41 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अभी मीटर में है, मीटर क्यूब में नहीं आएगा, याद रखना है बात। अच्छा जी, अब हमारे पास r आ गया। हमने क्या निकालना था? 2r। शुरू में ड्राइंग बनाई थी एक कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कोई 2r। हमने क्या निकालना है? 2r। तो 2r विल बी इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 1.41 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। इट कैन बी रिटन एज 2.82 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। अब जो नॉर्मली एटॉमिक स्केल पे यूनिट यूज की जाती है वो नैनोमीटर की यूज की जाती है। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। इसको -9 बनाने के लिए पॉइंट को किधर लेके जाना पड़ेगा? एक प्लस करना पड़ेगा, प्लस करने के लिए पॉइंट को इधर लेके आना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो हमारे पास आ जाएगा 0.282 इंटू 10 हो जाएगा ये, इंटू 10⁻⁻10 पहले से है। इसको सॉल्व करें, हमारे पास आएगा 0.282 इंटू 10⁻⁹9 मीटर। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.282 nanometer. So distance between the adjacent atoms of sulfur in that specimen comes out to be 0.282 nanometers. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
And with this question, chapter number 1 of the book, we're following the fundamental of physics by Halliday, Resnick and Walker has been solved completely for you. तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं। तो इस तरह हमने चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सारे सॉल्व करे। इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। सारे इसी तरह के हैं जो टॉपिक्स के लिहाज से क्वेश्चन थे वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। मैं होप करता हूँ आपको ये समझ आ गई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला मजीद चलता रहे आगे। और ये जो सिलसिला है ये नॉलेज शेयरिंग का है, ये चिराग से चिराग चलता रहे, चिराग से चिराग जलाने वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो मेरे दूसरे मुल्क के लोग, दुनिया के लोग भी सीख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी गिरदनवाग का ख्याल रखिएगा। हैव ए गुड डे अहेड। अल्लाह हाफिज।